नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का YouTube के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं कमल मिश्रा आप लोगों को फिर से अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि पुनः एक बार मैं फिर बिलियन चैप्टर के पार्ट नंबर 4 को लेकर के आऊँगा और इसमें आज हम एक नया टॉपिक लेकर के चलेंगे। आज के टॉपिक में एक अच्छी बात यह है कि आज वाले टॉपिक में जो ये पार्ट हमारा रहेगा, इसमें अभी न्यूमेरिकल नहीं, इसमें थ्योरी की चीजें चलेगी। इसमें समझना ज्यादा है, ठीक है। जितना आप ज्यादा इसमें समझेंगे, नोट से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी PDF फॉर्म में बाद में। पहले आप अपना समझ लीजिए। हमारा आज का टॉपिक है बिलियन चैप्टर में बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है। बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म, ये चैप्टर 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आज का जो टॉपिक मैं पढ़ाने चल रहा हूं, 5 में अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो 5 का जो 2 नंबर है यहां से निकलता है। आप ये जान लीजिए कि ये पहले से जो पेपर लीक आउट है, जान लीजिए किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, कौन से टॉपिक का कितना नंबर आएगा, ये पूरा हम लोगों का एक एनालिसिस किया हुआ है 10 साल 11 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से या तो कभी न्यूमेरिकल पूछ लेगा या कभी सीधा सीधा इनकी परिभाषाएं पूछ लेगा। एक साल तो सीधा ये टॉपिक ही पूछ लिया था, बिलियनों का अणुसंख्य गुणधर्म की परिभाषा बताइए। हम लोगों को अब इसको जानना है, बिलियनों का अणुसंख्य गुणधर्म क्या है। इस बिलियनों का अणुसंख्य गुणधर्म जो है, पहले इसकी हम परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा तो भाई लिखी हुई है, किताब में भी लिखी है, टीचर अपना ओरली भी बोल देता है। यहाँ पर मैंने भी लिख दिया तो इसी से रिलेटेड इन चीजों को निकालना है, मेन इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। होता क्या है बिलियनों का अणुसंख्य गुणधर्म? अगर किताबी लैंग्वेजों की बात किया जाए तो बोला गया बिलियनों के वे भौतिक गुण जो बिलियन के एक निश्चित अनुपात में उपस्थित बिलेड के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं या निर्भर होते हैं या निर्भर करता है, बिलियनों का अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। देखो ये तो लिखी हुई बात है, इसको ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। होता क्या, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लिया जाए। अणुसंख्य गुणधर्म किसी भी बिलियन का, पहले तो आप ये जान लीजिए ये कैसा गुण होता है, भौतिक गुण है, इसकी फिजिकल मेरिट्स है। और इसके बाद क्या किया गया कि कोई अगर एक बिलियन है, उसमें एक निश्चित आयतन में कितना बिलेय कण उपस्थित है, वही उसकी संख्या ही हमारा बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म से संबंधित माना जाएगा। उसके आधार पर क्या कैसी सिचुएशन होती है, नहीं समझ में आ रहा है ना। अभी एक एग्जाम्पल देता हूं, व्यवहारिक एग्जाम्पल देता हूं जो दैनिक जीवन में हम लोग करते हैं। याद रखिएगा, ये मेरी केमिस्ट्री को आप लोग अपने दैनिक जीवन से जरूर जोड़ा कीजिए, तभी सारी चीजें क्लियर होगी। आप मेरे एग्जाम्पल याद रखिए, टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल दिया जाता है। मानते हैं ये एक हमारा मग है, इसमें हमने 500 ml पानी भर दिया। कितना भर दिया? 500 ml। 500 ml मतलब इस मग का आयतन कितना है? 500 ml। और 500 ml जल में बोले तो आधा लीटर में हमने 50 ग्राम इसमें NaCl सोडियम क्लोराइड मतलब नमक इसमें डाल दिया। अब ध्यान दीजिए, 500 ml जल में 50 ग्राम अगर नमक डाला जाएगा तो बने हुए इस बिलियन की प्रकृति कैसे होगी? ये बिलियन किस पर डिपेंड कर रहा है? बिलेय के कणों की संख्या पर। मतलब अगर आप 50 ग्राम डालोगे, याद रखना बिलियन क्या है? बिलेय प्लस विलायक। यहां पर विलायक क्या है? जल है 500 ml, ठीक है। और बिलेय क्या है? 50 ग्राम NaCl है। समझ रहे हैं? अब यहां पर ध्यान दीजिए, 500 ml जल में 50 ग्राम आप नमक डालोगे तो एक लेवल का बिलियन है, संतृप्त बिलियन मान लेते हैं। लेकिन अगर इसी 500 ml जल में अगर सिर्फ 20 ग्राम नमक डाला जाए
ग्राम NaCl अगर हम इसमें डाल रहे हैं तब पता चला इस विलयन की प्रकृति और ज्यादा नमकीन हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब अगर हम पानी ले लें तो पानी में 3 कंडीशन में पानी का आयतन 500 ml है। अब यहां पर पहला विलयन बनाया जाए, मान लेते हैं 50 ग्राम NaCl डालें। यहां पर बोला जाए हम 20 ग्राम NaCl डालें और यहां पर बोला जाए हम 80 ग्राम NaCl डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं। आप बताइए ये वाला जो विलयन बनेगा पता चलेगा ये कम नमकीन होगा, ये वाला विलयन सामान्य नमकीन होगा और ये वाला विलयन क्या होगा, ज्यादा नमकीन होगा। अब कोई भी विलयन, ध्यान से समझिएगा, कोई भी विलयन जो आपका है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, विलेय की मात्रा पर। पानी का आयतन तो हमने उतना ही रखा, इसमें कम हमने नमक डाला कम नमकीन हो गया, इसमें हमने 50 ग्राम डाला सामान्य नमकीन है, इसमें हमने 80 ग्राम डाला तो ये क्या हो गया, ज्यादा नमकीन हो गया। तो ये जो हमारा विलयन बन रहा है ये विलयन का जो भौतिक गुण है वो किस पर डिपेंड किया गया, घोले हुए नमक के कणों की संख्या पर। समझ रहे हो ना, यही हमारा क्या कहलाता है, विलयनों का अणुसंख्य गुणधर्म। अब एक सामान्य रूप में अगर देखिए तो यहां पर अगर शब्दों से चलोगे तो विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म में एक शब्द विलयन है, यहां पर अणुसंख्य शब्द है, गुणधर्म है। गुणधर्म का मतलब, अब देखो यहां से परिभाषा निकालो, किसी भी विलयन का वे भौतिक गुण, किसी भी विलयन के वे भौतिक गुण जो विलेय के कणों की या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, विलयनों का अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। आप चाय बनाओगे, चीनी आपने कम डाला है तो चाय फीकी बनेगी, चीनी आप ज्यादा डाल दिए चाय एकदम सीरा के जैसे रसगुल्ला का सीरा बन जाएगा, ज्यादा मीठा हो जाएगा। चाय अगर आपने सामान्य स्तर की चीनी डाली है तो चाय आपकी अच्छी बनेगी, मतलब स्वादानुसार चीनी बनेगी। ये डिपेंड, चाय अच्छी बनी कि गड़बड़ बनी डिपेंड किस पर किया, विलेय के कण, मतलब कितनी मात्रा में तुमने चीनी डाला था। बहुत बढ़िया मटर पनीर की सब्जी बनाई जाए, एकदम खूब अच्छे उसमें तरह तरह के वैरायटी के मसाले डाले जाए, उसमें नमक की मात्रा कम कर दिया जाए उसका कोई स्वाद नहीं रहेगा। नमक की मात्रा बहुत ज्यादा कर दिया जाए तब भी उसका कोई स्वाद नहीं रहेगा, और नमक की मात्रा सामान्य स्तर स्वादानुसार कर दिया जाए तब बहुत बढ़िया मटर पनीर की सब्जी लगेगी ना, क्यों लगेगी ना, बहुत बढ़िया। तब वो मटर पनीर की सब्जी अच्छी कैसे बनी, कितनी मात्रा में तुमने नमक डाला था। तो किसी भी विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, उसके विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, यही विलयनों का अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। समझ रहे हो ना, इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलते हैं, अब यहां पर ध्यान दीजिए। अब विलयन के ये अणुसंख्य गुणधर्म, देखो इसकी परिभाषा के पीछे ज्यादा नहीं भागना है, अगर कभी पेपर में आएगा तो इसका प्रश्न क्या आता है, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म से आप क्या समझते हो। विभिन्न प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्मों के बारे में आपको बताना है। कभी कभी बहुविकल्पी में पूछ लेता है, 4 विकल्प दे दिया, निम्नलिखित में से विलयनों का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। अब 3 विकल्प दे दिया, पराशरदाब, क्वथनांक, हिमांक और नमन। ये यूपी बोर्ड का बहुत पेटेंट क्वेश्चन है बहुविकल्पी का, वाष्पदाब, अपेक्षिक और नमन। और मान लो चौथा इसमें विकल्प कोई दे देता नॉर्मलता, तो नॉर्मलता भैया सांद्रता है, अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें हम लोगों की क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म है। तो किसी भी विलयनों के जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पराशरण दाब है, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी के आधार पर पराशरण दाब पहला अणुसंख्य गुणधर्म है। क्वथनांक उन्नयन दूसरा अणुसंख्य गुणधर्म है। हिमांक अवनमन
तीसरा अणुसंख्य गुणधर्म है और वाष्पदाब आपेक्षिक अवनमन क्या है, चौथा अणुसंख्य गुणधर्म है। ये चार ही अणुसंख्य गुणधर्म आपको पढ़ने हैं, ये बहुविकल्पी में आएगा। ये चार का नाम एकदम रट लो, ये चारों अणुसंख्य गुणधर्म है और बहुविकल्पी में कोई तीन का नाम दे करके एक कोई अन्य दे देगा और पूछेगा क्या ये अणुसंख्य गुणधर्म है, तो आप ये याद रखिएगा इन चार के सिवा कोई दूसरा दे रहा है तो वो नहीं है। समझ रहे हैं सामान्य स्तर पर। अब चलते हैं अणुसंख्य गुणधर्म में सबसे पहला परासरण दाब। और हाँ, आपके चैप्टर के बारे में मैं बता दूं, अब इस चैप्टर में जितने भी हमारे टॉपिक बचे हुए हैं, ये यही चारों चीजों को जब अलग अलग इसकी डिफिनेशन, इसका फार्मूला, इसके न्यूमेरिकल कर लेंगे तब ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। मेन हमारे यही चार चीजें हैं। ये चारों चीजें हैं क्या, इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। फार्मूला क्या है, हिमांक अवनमन कैसे निकालेंगे, मोलर स्थिरांक कैसे निकालेंगे, इसी में राउल्ट का नियम मिलेगा, या भी इसी में विलियम समीकरण मिलेगा, ठीक। तो ये सब जो फार्मूले हैं उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल मिलेंगे तब ये चैप्टर खत्म होगा। अब हमारा देखो यहां तो मैंने लिख दिया है चारों, लेकिन अब हम शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक। पहला अणुसंख्य गुणधर्म है परासरण दाब। चलो भाई, इस अणुसंख्य गुणधर्म दिख रहा है ना सबको अच्छे से क्लियर। इस अणुसंख्य गुणधर्म को हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। एकदम सीरियस बैठो, थ्योरी है तभी मजा आएगा, समझ रहे हो ना। मम्मी चिल्ला रही है, चिल्लाने दो, क्योंकि इस समय क्लास चल रही है आपकी, वो भी केमिस्ट्री। और एक चीज यार तुम लोग ये भी जान लो, विशेष करके जो 12 पास आउट बच्चे हैं, अगर वो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तब तो भाई आप मैच्योर पर्सन हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, कोरोना वायरस के कारण सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, क्लासें आपकी चल रही हैं, वैसे आपको आपके गार्जियन आपको मोबाइल देते नहीं थे। अब इस बीच आप कह रहे हो कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, हमारे सर लोग हमको पढ़ाते हैं। पता चला अब आप आपके अपने पापा से लड़ करके, विशेष करके इस मैटर पर लड़कियां ज्यादा आगे हैं, बुरा मत मानना। आपको वैसे तो मोबाइल मिलती नहीं है और मोबाइल छू लोगे तो आपके भैया चिल्लाने लगते हैं। तो अगर आप इस मोबाइल को लिए हो तो इसमें पढ़ाई के ही मैटर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेट की दुनिया है, इसमें अथाह सागर है, इसमें बहुत अच्छी चीजों से ज्यादा बहुत बुरी चीजें भी हैं। तो आपका दिमाग उधर डाइवर्ट ना हो, आप सिर्फ अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए, बाकी आपकी मर्जी। स्वच्छंद देश के, स्वतंत्र देश के आप स्वच्छंद नागरिक हो, भारतीय संविधान आपको बहुत ढेर सारे अधिकार दिया है, तो आप स्वतंत्र रहिए। लेकिन हाँ ये है कि अपने कैरियर को देखते हुए। परासरण दाब, परासरण दाब अणुसंख्य गुणधर्म है। अच्छा भाई, परासरण दाब पहले ये टॉपिक है, पहले परासरण दाब नहीं पढ़ेंगे, पहले इससे रिलेटेड ये कहां से निकला, क्या, कैसे, तब नहीं तो ये इसकी तो सिंपल परिभाषा भी बता दूंगा। परासरण की क्रिया जिस दाब पर होती है उसी को परासरण दाब कहते हैं, बात खत्म, ठीक है। बोले राम कौन है, कहा गया राय और मां मिलकर के जो शब्द बन गया वही राम कहलाता है, ऐसी परिभाषा नहीं। पहले हमें जानना है कि परासरण है क्या, ठीक है, तब परासरण दाब जानेंगे। अच्छा, परासरण को भी जानने से पहले कुछ छोटे छोटे शब्दों को जान लेते हैं। ये यूपी बोर्ड में कई बार अंतर लिखने के लिए आया है। पहले आप विसरण जानो, फिर आप क्या करोगे, परासरण जानोगे। परासरण जानो, एक तीसरा शब्द इसमें है, अर्धपार गम्य झिल्ली, समझे। पहले इन तीन चीजों को जान लीजिए। पहला चीज हमारा क्या है, विसरण, दूसरा क्या है, परासरण, तीसरा क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है, देखते रहिए ब्लैक बोर्ड को। परासरण है, विसरण है, अर्धपारगम्य
बोलो झिल्ली। अब पहले इसमें जाने ये होता क्या है, बताया जाए। पहले परासरण इसको भी पहले कैंसिल कर दो, क्योंकि ये शब्द भी दोनों में आएगा परिभाषा। पहले हम जाने अर्धपारगम्य झिल्ली। शब्दों को तोड़ो, परिभाषा अपने आप निकल जाएगी। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब, पहले आप देखो इसमें कितने शब्द हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली 3 शब्द है ना। अर्ध का मतलब होता है आधा, पारगम्य का मतलब होता है पार हो जाना, और झिल्ली का मतलब एक तरीके का पेपर, मान लीजिए एक तरीके का पेपर नहीं, सतह या लेयर लोग कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये पॉलीथीन वाली झिल्ली मत समझना कि नहीं तो दैनिक जीवन में पॉलीथीन को क्या कहते हैं, झिल्ली। आप भैया ये बताओ चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो, बिलेयर ना। अच्छा, कल से चिल्लाते हुए मर जा रहा हूं, बिलियन बराबर है क्या, बिलेय प्लस बिलायक। अगर आप बिलियन को देखोगे तो बिलियन के 2 भाग किए जाएं तो बिलियन का पहला भाग क्या है, बिले, और दूसरा भाग क्या है, बिलायक। ठीक, कहने का मतलब झिल्ली शब्द का मतलब एक तरीके से तुम्हारी एकदम सामान्य लैंग्वेज में बात करते हैं, छन्नी। यार छन्नी पता है नहीं, छन्नी अरे चाय में जिससे छानते हो, ठीक, शरबत बना करके जिससे छानते हो, झिल्ली वही जान लो, छन्नी है। परिभाषा बताता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं। कोई एक ऐसी झिल्ली हो, कोई एक ऐसी सतह हो, कोई एक ऐसी छन्नी हो, कोई एक ऐसा लेयर हो, कोई एक ऐसी परत हो, चाहे जो कहें, जिसमें किसी विलयन को छाना जाए या डाला जाए तो विलयन से विलायक के कण तो बाहर निकल जाए, लेकिन विलेय के कण बाहर ना निकलने पाए। अर्धपारगम्य, आधा पार हो जाए, विलायक आधा पार, और विलेय आधा है ना, तो पता चला ये पार नहीं होगा। समझ रहे हैं? उसी को क्या कहेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली कहेंगे। अब एक एग्जांपल देता हूं। तुम्हारे घर में कोई एक ऐसी छन्नी हो, उससे अगर हम लोग शरबत छाने तो उसके इतने पतले या इतने छोटे छिद्र हो कि शरबत में जो चीनी घोली गई है, जब उसको छन्नी से छाना जाए तो शरबत में जितना पानी के कण है, याद रखिए, वो तो सब छन करके नीचे चला जाए, ठीक है। और उस लेयर के ऊपर जो विलेय का कण, जो हमारा चीनी है, वो सब बिल्कुल पूरा आकर के बैठ जाए। तो ऐसा लेयर कैसा होगा, अर्धपारगम्य झिल्ली। मतलब विलायक का गमन हो जाए, विलेय का गमन ना हो। शरबत को छानो, पानी पूरा छन जाए और चीनी पूरा ऊपर आकर के बैठा रहे। अच्छा ये बताओ, जो शरबत को छानोगे और जो नीचे पानी मिला और चीनी ऊपर रह गई, तो बताओ वो नीचे वाला पानी मीठा होगा कि बिल्कुल सामान्य पानी के जैसे होगा? बताओ, मीठा होगा? नहीं। हाँ, तुम सही बता रहे हो, मीठा नहीं होगा, क्योंकि शरबत मीठा होगा। शरबत है क्या, पानी और चीनी। तो पता चला उसमें जितने भी पानी के मॉलिक्यूल्स थे वो तो नीचे चले गए, ठीक है, लेकिन चीनी के जो क्रिस्टल थे वो ऊपर रह गए। तो नीचे तो सिर्फ पानी ही जाएगा ना, तो नीचे का जो पानी है वो शरबत नहीं, वो सिर्फ पानी अकेले है,
ठीक, तो वो पानी मीठा नहीं होगा, वो सामान्य पानी के जैसे होगा। ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है। अर्ध का मतलब आधा, पारगम्य का मतलब पार हो जाना। तो एक सामान्य परिभाषा बताता हूँ। ऐसी झिल्लियां जिसमें विलायक के कण तो आसानी से सुगमता से गमन कर जाएं, लेकिन विलेय के कण बाहर ना जा पाए, ऐसी झिल्ली को अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, अब ये अर्ध पारगम्य झिल्ली दो तरीके की होती है, इसको बता दिया जाए। अर्ध पारगम्य झिल्ली कितने टाइप की है? दो तरीके की। एक है प्राकृतिक, अंग्रेजी बोले तो नेचुरल। दूसरी होती है कृत्रिम। एक तो मानव के द्वारा बनाया गया, दूसरा प्रकृति प्रदत्त है। समझे? अब ध्यान दो, प्राकृतिक अर्ध पारगम्य झिल्लियां ढेर सारी हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ये वाला टॉपिक तुमको बायोलॉजी में भी मिलेगा, वहां पर भी परासरण, अंग्रेजी में ऑस्मोसिस कहते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, अंगूर इसी में आएगा भाई। अंगूर क्यों पिचक जाता है, किशमिश को पानी में डालो फूल क्यों जाता है, समझ रहे हो? ये सारी चीजें इसमें आएंगी। हाँ, अरे यार टेंशन ना लो, सब अभी आगे मिलेगा, बस जुटे रहो, बस एंजॉय करो। प्राकृतिक अर्ध पारगम्य झिल्लियां बहुत ढेर सारी। इसमें सबसे पहले मनुष्य का मूल रोम छिद्र, रोम मतलब जानते हो जो तुम्हारे शरीर में रोए हैं, मूल रोम छिद्र। ये कैसे प्राकृतिक अर्ध पारगम्य झिल्ली? हमारे चेहरे पे पसीना दिख रहा है ना, ठीक, पसीना निकला, चलो ठीक है, ये देखो ये निकल रहा है, ये पसीना निकला ना, कहां से निकल रहा है? शरीर से निकल रहा है। बिल्कुल, आपके शरीर के ऊपर का जो लेयर है, ये जहां से छोटे छोटे शरीर के ये रोए बने हैं, ये रोम छिद्र एक तरीके की प्राकृतिक अर्ध पारगम्य झिल्ली है। पसीना क्या है? एक तरीके का पानी है। पानी का मतलब एक तरीके का विलायक है। तुम्हारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, लिपिड, हार्मोन्स, पता नहीं क्या क्या सब तो भर के बैठे हो यार। लेकिन बताओ, क्या शरीर से, रोम छिद्रों से क्या ये सब चीजें निकलती हैं? सुबह मटर पनीर की सब्जी खाए थे, क्या वो पसीने से मटर बड़ी बड़ी और पनीर बड़ा बड़ा निकल रहा है क्या? में से नहीं ना, पानी अकेले निकल रहा है। तो शरीर के अंदर जो विलायक है, जो आपका सॉल्वेंट है, वो बाहर निकला, तो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है। और जितना शरीर के अंदर विलेय जो सॉल्यूट है, वो अंदर हमारे विद्यमान है। दूसरा एग्जांपल देता हूं, बकरे का आमाशय। तीसरा एग्जांपल, अंडे की ऊपरी परत। ये सब कैसे है बताऊंगा सब आगे। चौथा एग्जांपल देता हूं, अंगूर की ऊपरी परत। ठीक, अंगूर नहीं, कोई भी फल ले लेते हैं, ऊपरी परत सब आ जाए। अब देखो अंगूर क्या है? हाँ, अंगूर से ही शराब बनती है भाई। एक गाना है ना बॉलीवुड में, आज अंगूर की बेटी से मोहब्बत कर ले, शेख साहब की नसीहत से बगावत कर ले, इसकी बेटी ने उठा रखी है सर पे दुनिया, ये तो अच्छा हुआ अंगूर को बेटा न हुआ। हाँ, अब क्या है तुम जानो, उसको खोजना पुराना करना है। अंगूर से शराब बनती है, अंगूर का एग्जाम्पल देता हूँ। और अंगूर से भैया किशमिश भी बनती है। ताजा अंगूर मार्केट से लेकर के आ जाओ, धूप में डाल दो, बोलो खाना नहीं है, उसको सुखाना है। जो भयंकर दोपहरिया हो रही है, धूप इतनी ज्यादा निकल रही है, अंगूर सूखेगा। कोई चीज पहले ये जान लो सूखता है ही नहीं है। हम भले बोल देते हैं भैया अंगूर सूख गया, सूखने का मतलब क्या हो गया? पिचक गया। कुछ नहीं सूखता। उसके अंदर जितना सॉल्वेंट होता
जब सल्यूट आपका बचेगा तो वही सूखा रूप है। अंगूर के अंदर जितना अंगूर खाओ तो देखो मुंह में पानी पानी हो जाता है। अब अंगूर को सुखाइए तो पता चला उसके अंदर का जितना पानी के क्रिस्टल है वो वाष्प बन करके कहां से निकले, सिरिंज लगा करके थोड़ी निकाल रहे थे, उसी के ऊपर के लेयर में जो छिद्र है उस छिद्र से वो बाहर निकल गया। समझे? तो वो उसका ऊपरी जो लेयर है वो भी हमारा कैसा है, प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक, अब चलते हैं कृत्रिम। कृत्रिम में है कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है। दूसरा है फिनालतल। ये दो ऐसी अर्धपारगम्य झिल्लियां हैं जो कृत्रिम है, ठीक। और ये सारी हमारी कैसी अर्धपारगम्य झिल्लियां हैं, प्राकृतिक है। तो ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो हम लोग परासरण दाब पढ़ेंगे तो परासरण दाब में हमको 3 टॉपिक पहले जानना है, अर्धपारगम्य झिल्ली, परासरण और विसरण, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। अर्धपारगम्य झिल्ली मैंने बताया कि ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक चला जाए, विलय न जाने पाए, उसे हम क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब चलते हैं, एक छोटा सा चीज बताते हैं, विसरण। चलो इसी के साथ साथ परासरण भी बता देता हूं। दूसरा परासरण, दोनों को साथ में क्यों ले रहा हूं? विसरण अगर जान जाओगे तब परासरण अपने आप क्लियर हो जाएगा, उसका अपोजिट है। पहले विसरण है और दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या, एग्जाम्पल याद रखना, तुरंत लिख डालोगे। ये वाला परासरण विसरण में अंतर लिखिए, यूपी बोर्ड में कम से कम 10 बार ही पूछा गया है ये प्रश्न। विसरण क्या है बताया जाए? चलो बताते हैं। सांद्र विलयन का गमन तनु विलयन की ओर होता है, इसका उल्टा परासरण है। इसमें तनु विलयन का गमन सांद्र विलयन की ओर होता है। अब विसरण की क्रिया किसे कहते हैं, इसको जानना है। विसरण की क्रिया किसे कहते हैं? जब सांद्र विलयन का गमन, याद रखना तीर किधर लगा है, जब सांद्र विलयन का गमन तनु विलयन की ओर होता है तो इसी क्रिया को विसरण कहते हैं। और इसका उल्टा अगर चलेंगे, जब तनु विलयन का गमन सांद्र विलयन की ओर होता है या विलायक का गमन विलयन की ओर होता है तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बताओ भाई? परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहा जाता है। एग्जाम्पल देता हूं विसरण का। होली बीत गई ना, चिंता न करो, फिर अगले साल आएगी। और होली में हम लोग रंग खेलते हैं। मेरी बात जाने तो मैं नहीं खेलता होता, ठीक है। ज्यादा मिलने भी किसी से नहीं जाता। मुंह में राम बगल में छोरी, उस तरह तो आदमी पास पड़ोसी देख करके जल रहे हैं और उस दिन होली के दिन चले गए, हाँ भैया बधाई हो बधाई हो, ठीक है। दिखावा नहीं करना चाहिए। जिसका सम्मान करो दिल से करो, नहीं तो ठीक है, तुम भैया अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ठीक है। याद रखो, किसी से लड़ाई झगड़ा हो ना, मारपीट उठ नहीं करना चाहिए। किसी का वध करने से अच्छा है उसका त्याग कर देना। वो कल रामायण खत्म हुआ ना, रात में देखे होंगे ना, रामानंद सागर वाला, उसमें लक्ष्मण की बोले इनको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तो हनुमान जी राम जी को उपदेश, वो राम जी से कहते हैं कि भैया मृत्यु मत करिए, इनका त्याग कर दीजिए। तो देखो देसी कहावत भी बोलते हैं, वध से त्याग अच्छा है। हमारा आपका पट नहीं रहा कि तुम भैया अपने रास्ता रहो, हम अपने रास्ता रहे, काहे एक दूसरे से लड़े और काहे एक दूसरे की बातें करें। चलो ये तो कुछ वैसे बता दिया। आओ इधर, सांद्र विलयन का गमन किधर जाएगा, तनु विलयन की ओर, ठीक है। हाँ, होली का बताया था, होली में रंग खेलते हैं। अब रंग क्या है, थोड़ी देर के लिए इसका एग्जाम्पल मान लेते हैं। ये एक बाल्टी है, ठीक है। अब चित्र जाने तो, मैं चित्रकार नहीं हूं, मान लेते हैं कोई ऐसा एक कांच का पात्र है, इसमें पानी आप भरे, ठीक है।
पानी जो है एकदम शांत पानी, शांत मतलब ये हिल डुल पानी नहीं रहा, कोई इसको हिला नहीं रहा, एकदम स्थिर पानी। इसमें आपने क्या किया, एक ढक्कन जो है या एक चुटकी या एक चम्मच आप क्या किए, रंग के टुकड़ों को पानी में आपने डाल दिया। समझ गए? अब ये रंग के छोटे छोटे टुकड़े ये जैसे जैसे नीचे पानी में जाएंगे वैसे वैसे देखेंगे इसमें छोटी छोटी, कभी ध्यान से देखना, ऐसे तरंगे जैसे निकलेंगे और कुछ समय बाद 1-2 मिनट बाद ये संपूर्ण पानी के विलयन को क्या कर देंगी, रंगीन कर देंगी। याद रखना, कभी भी पानी में जब आप रंग को घोलो, व्यवहारिक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल ही मेरे याद रखना, तो इसमें क्या होगा, जब कभी भी पानी में रंग को घोलो तो उस क्रिया को याद रखना, इस समय मैं विसरण कर रहा हूं। देवियां, तुम अगर घर में दाल बनाने लगना तो प्रेशर कुकर में दाल, पानी, नमक डालने के बाद जब उसमें हल्दी डालना तो हल्दी डाल लोगे तो धीरे धीरे पूरे विलयन को उस दाल के प्रेशर कुकर में उसको पीला करेगा। उस समय अपनी मम्मी के पास जाओ और कहो, मम्मी देखो हम विसरण की क्रिया से दाल बना रहे हैं, वो धीरे धीरे पूरा क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। समझ रहे हैं, वो विसरण है। अब देखो, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री से कैसे चलेंगे, मैंने बताया सांद्र का गमन किधर होगा, तन की ओर होगा। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया रंग और पानी। अच्छा ये बताओ, अगर पानी और रंग इन दोनों का एग्जाम्पल लिया जाए तो पानी क्या होगा, रंग की अपेक्षा तनु होगा, और रंग ठोस अवस्था में है मतलब उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो रंग क्या होगा, सांद्र होगा। जब पानी में आप रंग को डालते हो तो रंग पानी की तरफ जाता है, ना कि पानी दौड़ करके रंग से मिलने आता है। तो प्रूफ क्या हो गया, बोलो, सांद्र का गमन किधर होगा, तनु की ओर होगा। तो विसरण क्या है, जब सांद्र का गमन तन की ओर हो तो उस क्रिया को विसरण कहते हैं। एग्जाम्पल, पानी में रंग के टुकड़ों को डाला जाए तो विसरण होता है। परासरण चलो, विलायक का गमन विलयन की ओर हो या तन विलयन का गमन सांद्र विलयन की ओर हो तो उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। अंग्रेजी में ऑस्मोसिस कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल दिया जाए, किशमिश खाए हो, अरे भाई अंगूर का सूखा रूप है। किशमिश को पानी में डाल दो तो वह क्या होता है, फूल जाता है। जो मेरे अन्य स्टूडेंट देख रहे हैं जो कक्षा 12 में पढ़ते समय आर्मी की तैयारी करने लगते हैं, दौड़ते हैं, चना सुबह खाते होंगे घोड़ा बनने के लिए ना, घोड़ा नहीं बनना मतलब इसे शरीर बनानी है, दौड़ना है, ठीक। हमारे शरीर पर मत जाओ, इस गाँव आया हूँ अपने, खूब खा खा करके हम भी मोटे हो रहे हैं, माता जी के हाथ का मिल रहा है ना, ठीक। चलो इधर ध्यान दो, किशमिश पानी में डाल दो फूल जाता है। चना खाते हैं, चना सूखा होता है, शाम को लेटते समय चना लोटे में, मग में, जो भी आपके पास पात्र है उसमें क्या किए, डाल दिया गया। और चने को जब डालते हैं तो चना कुछ समय बाद मतलब वो रात भर में क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो पता चला जब आप सुबह उसको पानी से निकालते हो तो वो चना खाने लायक हो जाता है, मतलब फूल जाता है। चने का फूलना परासरण है। किशमिश को पानी में डाल दो, 2-3 घंटे बाद वो किशमिश अंगूर के जैसे बन जाता है, फूल करके परासरण है। ये तो एग्जाम्पल बता रहा हूं, लेकिन अब यहां समझे, इसमें मैंने बताया तन का गमन सांद्र की ओर होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं किशमिश और पानी का, तो पानी तनु है और किशमिश क्या है बताओ, सांद्र है। अब किशमिश को आपने पानी में डाला तो पानी के क्रिस्टल किशमिश के अंदर गए कि किशमिश के
के अंदर जो मीठापन है, जो विलेय पदार्थ है, वो पानी के अंदर गया, पानी के पास आया नहीं, किशमिश के अंदर जाएगा, तभी तो किशमिश फूलेगी। तो मतलब पानी किसके अंदर गया? किशमिश के अंदर। मतलब तंतु किधर गया? बोलो, सांद्र की ओर। इसी क्रिया को क्या कहेंगे मेरे बच्चों? परासरण। अब परासरण की जो क्रिया होती है, परासरण की क्रिया दो भागों में बंटती है। अब इसके टाइप्स बता देता हूं, ठीक है? उसके बाद फिर क्लास को विराम देंगे और नेक्स्ट वीडियो परासरण दाब पे बनाया जाएगा। ऐसे जुटे रहो, मजा लेते रहो, बस चलता रहेगा, ठीक है? जितना भी समय है पढ़ लो। अब चलो इधर ध्यान दो। परासरण दो टाइप का है। एक होता है इंटरनल ऑस्मोसिस और दूसरा होता है एक्सटर्नल ऑस्मोसिस। अंतः परासरण और दूसरा होता है बाह्य परासरण। अंतः परासरण क्या है और बाह्य परासरण क्या है? एग्जांपल जान लो। किशमिश को पानी में डालो तो किशमिश क्या होगा? फूल जाएगा। ये अंतः परासरण का एग्जांपल है, क्योंकि पानी किसके अंदर गया? बताइए, पानी किसके अंदर गया? किशमिश के अंदर गया, अंदर जा रहा है, अंतः परासरण है। अब बाह्य परासरण क्या है? आपको बताता हूं। अंगूर को रसगुल्ले के सिरे में डाल दो, रसगुल्ले का सिरा खूब जो ज्यादा मीठा, अंगूर को रसगुल्ले के सिरे में डाल दो तो अंगूर फूल, वो सॉरी कह रहे फूल, अंगूर जो है पिचक जाएगा। याद रखिएगा, किशमिश फूल जाएगा लेकिन अंगूर यहां पर पिचक जाएगा। आप सोच रहे हो कि सर जी पता नहीं होगा कि नहीं, ट्राई कर लेना। ना पूरा एकदम पिचक जाएगा लेकिन कुछ तो जरूर होगा। लेकिन हाँ, ये रसगुल्ला का सिरा एकदम सिरा जैसा हो कि होंठ पे रखो, दोनों होंठ चिपक जाए। अब ध्यान दो, अंगूर और रसगुल्ले के सिरे का अगर एग्जांपल दोगे तो रसगुल्ला का सिरा ज्यादा मीठा होगा कि अंगूर ज्यादा मीठा होगा? जाहिर सी बात है, रसगुल्ले का सिरा क्या होगा? ज्यादा मीठा होगा। अंगूर क्या होगा? कम मीठा होगा। कम मीठा होगा मतलब इसमें विलेय कम होगा। विलेय कम होगा तो मतलब ये क्या होगा? तनु विलयन होगा। और ये ज्यादा मीठा है तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? ये कैसा विलयन होगा? बताइए, सांद्र विलयन होगा। समझ रहे हो ना? अब ध्यान दो, परासरण में अभी मैंने बताया था तनु का गमन किधर होगा? सांद्र की ओर। तो अंगूर पिचकेगा कैसे? परासरण पढ़ रहे हो, तनु का गमन सांद्र की ओर होगा, नियम कहता है परासरण में। तो अंगूर के अंदर का जो पानी है वो कहां निकल करके जाएगा? सिरा में जाएगा, क्योंकि सिरा हमारा सांद्र है। समझ रहे हो ना? सिरा सिरा हमारा कैसा है? सांद्र है। तो इसी कारण क्या होगा? अंगूर को रसगुल्ले के सिरे में डालो तो वो पिचक जाएगा। ठीक है? ये हमारा कैसा होता है? बाह्य परासरण। तो ध्यान से समझिए, परासरण और विसरण में अंतर। विसरण में क्या है? सांद्र का गमन तनु की ओर होगा। परासरण में क्या होता है? तनु का गमन सांद्र की ओर होगा। समझ रहे हैं? अब अन्य बातों को अगर बताया जाए कि इधर थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज का टॉपिक था विलयनों के अवसर के गुणधर्म क्या है। एक तरीके का विलयन का भौतिक गुण होता है, ये डिपेंड क्या करता है? किसी भी विलयन में कितनी मात्रा में विलेय घोला गया उसकी संख्या पर। अणुसंघ गुणधर्म कई टाइप के: परासरणता, क्वथनांकुन्य, हिमांकोन्नमन, वाष्पदाब, अपेक्षित उन्नमन। पहला टॉपिक परासरणता उठाया गया। तो परासरण क्या है? विसरण क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली में विलायक बाहर निकलेगा, विलेय नहीं निकल पाएगा। ठीक है? परासरण में क्या है? अभी मैंने बताया था, बताओ, तनु का गमन किधर हो जाएगा? सांद्र की ओर हो जाएगा।
विसरण में क्या होगा, सांद्र का गमन किधर होता है, तनु की ओर होता है। पानी में रंग डाल दो, विसरण है। अंगूर को चीनी के सिरे में डाल दो, क्या हो जाएगा, परासरण है। ठीक है, परासरण कितना है, 2, अंतः और बाह्य। अब ध्यान दो, एक और अंतर बता देता हूं। विसरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रयोग नहीं होता है। पानी में रंग घोलते हो, कौन सा झिल्ली लगती है, लेकिन परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रयोग होता है। और अर्धपारगम्य झिल्ली प्राकृतिक कृत्रिम है। कृत्रिम में क्या बताया था, कॉपर फेरोसाइनाइड और फिनाल्तल। किसने खोजा था ये भी जान लो, ट्राम्बे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्लियों के बारे में एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने कॉपर फेरोसाइनाइड और फिनाल्तल के बारे में बताया था। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 विलयन है और विलयनों के अवसर के गुणधर्म में सबसे पहला टॉपिक परासरण दाब में। परासरण क्या है, विसरण क्या, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, इनके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया। कल की क्लास में या जो हमारा पार्ट 5 आएगा उसमें परासरण दाब क्या है इसको बताऊंगा और इससे रिलेटेड बायल-वाल्ट-हाफ नियम, चार्ल्स-वाल्ट-हाफ नियम, आदर्श विलयन समीकरण, उनके डेरिवेशंस, वे सारी चीजें निकलेंगी कैसे और उसके न्यूमेरिकल कैसे होंगे, इन सब चीजों को हम पढ़ाएंगे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना जो है बेनिफिट खुद लीजिए। धन्यवाद।